नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, जयपुर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 7 पॉइंट्स के बारे में जो कि हम लोगों को ध्यान रखने चाहिए एसीएल सर्जरी में जाने से पहले। दोस्तों, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आप लोगों को अपनी चोट लगने से लेके सर्जरी तक जाने में लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय व्यतीत करना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन 2 से 3 हफ्तों में हम लोगों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए अपनी सर्जरी के लिए, जिससे कि आपके सर्जरी के परिणाम भी बेहतर होंगे और आप लोगों को उस सर्जरी को फेस करने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, पहली चीज़, चोट लगने के इमीडिएटली बाद डेफिनेटली आप लोग को कोल्ड कंप्रेशन करना होता है, कोई हॉट मसाज नहीं करना होता है और आप लोगों को घुटने के ऊपर एक नी ब्रेस लगाने का सलाह दिया जाता है। इस नी ब्रेस लगाने का कारण ये होता है क्योंकि आप लोगों का जो जॉइंट है वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसका एंटीक्रूशिएट लिगामेंट टूट चुका है। आप बिना ब्रेस के यदि चलेंगे तो आपको दोबारा चोट लगने का संभावना होता है। अब सबसे ज़रूरी एडवांटेज जो ब्रेस का होता है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है वो ये कि आप लोगों को बहुत जल्द ही, मतलब चोट लगने के लगभग 2 से 3 दिन के बाद में, जब सूजन थोड़ा सा आपका कम हो जाता है, तो आपको अपनी नी बेंडिंग की कोशिश करनी चाहिए। विशेष बात यहाँ पे ये ध्यान देने के ज़रूरी है कि ये जो नी बेंडिंग है ये एक क्लोज चेन नी बेंडिंग होना चाहिए या फिर ये एक असिस्टेड नी बेंडिंग होना चाहिए। मतलब कि यदि आप अपने घुटने को स्थिर रखते हैं, ब्रेस में लंबे समय तक रखते हैं, तो इसके स्टिफ होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। इसलिए आपके डॉक्टर के द्वारा आपको ये सलाह दी जाती है कि आपको अपना नी बेंडिंग रेगुलरली रखना चाहिए। दोस्तों, हमेशा सर्जरी में जाने से पहले हम लोग लगभग 0 से 90 डिग्री का जो नी बेंडिंग है उस पर हम लोग इंसिस्ट करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कहना होता है कि सर्जरी यदि आपको सिर्फ आइसोलेटेड एसीएल है, मतलब सिर्फ एंटीक्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी है, तो आपको सर्जरी के इमीडिएटली बाद में 0 to 90 डिग्री नी बेंडिंग करवा दिया जाता है। यदि आपका ये नी बेंडिंग सर्जरी से पहले नहीं आ रहा तो डेफिनेटली उसको बाद में अचीव करने में काफ़ी दिक्कत होगी। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने घुटने को सीधा नहीं रखना, नी बेंडिंग का प्रयत्न आपको करना चाहिए, परंतु ये विशेष रूप से ध्यान रहे कि इससे पहले आपको आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कई केसेस में मल्टी लिगामेंट इंजरीज होती हैं, कुछ बोन का कंपोनेंट भी होता है, मतलब हड्डी में भी कुछ चोट होती है। तो वो केसेस में कई बार आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपको ये एडवाइस कर सकते हैं कि नी बेंडिंग लेट स्टेज पे शुरू करनी है, परंतु आइसोलेटेड एसीएल के केस में हमेशा आपको अपनी नी बेंडिंग पे फोकस करना चाहिए, अन्यथा आपकी सर्जरी में भी डिले होगा और आपके जो डॉक्टर साहब हैं उनको क्लिनिकली आपको एग्जामिन करने में भी दिक्कत आएगी। दोस्तों, दूसरी बात बहुत ही अहम जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, आपके डॉक्टर हमेशा आपको एक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के बारे में बताते हैं जब भी आपको चोट लगे। पट्टे में पैर रखा जाता है या फिर ब्रेस में पैर रखा जाता है, क्या कारण होता है देखते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जिस चीज़ को हम लोग उपयोग नहीं लेते हैं उसमें एक किस्म का डिसयूज एट्रोफी होने लगता है, मतलब धीरे धीरे वो वीक होने लगता है, उस जगह पे शरीर के उस हिस्से में खून का दौरा धीरे धीरे कम होने लगता है। जब आप एक रेस्टिंग कंडीशन में हैं, जब आप उस पैर पे वजन नहीं डाल रहे हैं या बहुत कम वजन डाल रहे हैं, उसको ब्रेस में रख रहे हैं, बेड रेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पैर आपका कमज़ोर होता जाएगा। सर्जरी के बाद में भी आपको थोड़ा सा रेस्ट एडवाइस किया जाता है, तो अगेन उस मसल का उपयोग कम होता है और धीरे धीरे वो और वीक होने लग जाती है। इसीलिए आपको एक प्री हैब का एडवाइस दिया जाता है, मतलब वो रिहेबिलिटेशन, वो एक्सरसाइज जो आपको सर्जरी से पहले करनी होती है। पहला चीज़, आपको घुटना मोड़ने का कसरत करना चाहिए। नंबर 2 कि आपको नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इमीडिएटली जब आपकी सूजन थोड़ा सा कम हो जाती है तब आपको वो शुरुआत करनी चाहिए। प्राइमरीली आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो आपको क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एडवाइस करते हैं, तो उसका सही तरीका जान के आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपको ये एक्सरसाइज हमेशा दोनों पैरों से करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो दूसरा पैर है डेफिनेटली लोड उसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आप अपने इंजर्ड पैर पे वजन कम डाल रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से, कुछ पेन की वजह से। तो दोनों केसेस के अंदर आपके दूसरे पैर को अधिक लोड लेना पड़ता है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग भी आपको प्रॉपर करनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही
इनिशियली आपको यदि इन सारी एक्टिविटीज़ में पेन होता है तो डेफिनेटली आपको पेन कंट्रोल के लिए कुछ मेडिकेशन लेना चाहिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए मेडिकेशन लेना चाहिए, क्योंकि कई पेशेंट्स में देखा जाता है कि वो थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं कि सर हम तो बिल्कुल दवाइयाँ लेते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह से जब आपको दवाइयाँ रिकमेंडेड हैं तो डेफिनेटली आपको वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा, पहला चीज़ नी बेंडिंग पे फोकस करना है, दूसरा स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना है। यदि पेन या ऐसी कोई कंडीशन है तो डेफिनेटली हमको मेडिकेशन लेने से कोई परहेज नहीं रखना चाहिए। अब अगला जो पॉइंट, अगली जो तैयारी होती है वो होती है हमारा न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, जब भी मसल बिल्डिंग की तरफ हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रोटीन का डाइट का ज़रूरत पड़ता है। कितनी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि कुछ प्रोटीन से रिलेटेड फूड या सप्लीमेंट्स या एल आर्जिनिन जैसी चीज़ें हमारी मसल बिल्डिंग में हम लोगों को मदद करती हैं और थोड़ा सा नी बेंडिंग में भी हम लोगों को हेल्प करती हैं। तो हम लोगों को एक हेल्दी न्यूट्रिशन पे हमेशा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ये सोचें कि हम सर्जरी में जाने वाले हैं तो सर्जरी के बाद में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो अभी थोड़ा सा मस्ती करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का एटीट्यूड कभी भी नहीं होना चाहिए। सर्जरी में जाने से पहले प्री हेप का पार्ट डेफिनेटली न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन में प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनसे आपका वेट ज़्यादा बढ़ता है उसको अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव फैट को, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो प्रोटीन बेस्ड फूड और some of the green vegetables and salads that are recommended definitely during this period of time. अब अगली जो तैयारी होती है कि जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको डेफिनेटली अपनी सर्जरी के हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। क्या ग्राफ्ट ऑप्शन होते हैं, क्या फिक्सेशन के ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे विचार में जब तक आप आधे मन से सर्जरी में जाते हैं तो आपको परिणाम पूरे कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो सर्जरी में जाने से पहले आपको आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आप अपने सर्जन से इस बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं जिससे आपके मन में इस बारे में किसी किस्म का भी कोई संशय नहीं रहना चाहिए। इस दौरान यदि आप चाहें तो, ऑल्दो दिस इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहें तो आप एक बार क्रच से चलने का प्रैक्टिस या वॉकर से चलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सर्जरी के बाद में अधिकतर ये देखा गया है कि पेशेंट काफ़ी आसानी से इस चीज़ को समझ जाते हैं। परंतु फिर भी आप चाहें तो आप अपनी सर्जरी से पहले इसका कोशिश कर सकते हैं। एक अगली चीज़ दोस्तों कि एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का सर्जरी जो होता है वो काफ़ी रिवार्डिंग सर्जरी होता है, और हम लोग अधिकतर अपने पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि ये स्पोर्ट्स पर्सन को ये इंजरीज़ होती हैं, फुटबॉलर्स को, बास्केटबॉलर्स को, और वो दोबारा अपना वही स्पोर्टिंग लेवल रिज्यूम कर पाते हैं। तो आपको इस सर्जरी में जाने से पहले पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी रिकवरी में बहुत 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 अधिक रोल प्ले करती है। आपके पेन टॉलरेंस में जो आपके डॉक्टर साहब आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज कराते हैं, तो उन सबको आप बेटर रूप से फॉलो कर पाएंगे यदि आप इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं। तो अगेन, कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए आपको प्रोसीजर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको कुछ जो पेशेंट फीडबैक है आप उनको देख सकते हैं, परंतु एक बिल्कुल अपोजिट एक्सट्रीम पे नहीं जाएं। कई बार ये देखा जाता है दोस्तों कि आप में से कुछ लोग इस दौरान बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं और 24 घंटे इंटरनेट देखते रहते हैं, और ऐसी ऐसी बातें जो कि नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं, क्योंकि इंटरनेट पे कई बार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता अपनी कोई भी बात रखने का। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं उनको फॉलो करने लग जाते हैं, एक मेंटल ट्रैप में, एंग्जाइटी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा नॉलेज सीकिंग भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो आप लिमिटेड सीमा तक इस बारे में जानकारी प्राप्त करें, रिलैक्स रहें, प्रॉपर न्यूट्रिशन का आपको उपयोग करना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, प्रॉपर नी बेंडिंग आप लोगों को करना चाहिए। एक अंतिम बात, क्योंकि जो कोविड टाइम है तो स्पेसिफिकली आप लोगों को जो आपका एक्सपोजर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कौन लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनको भी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना चाहिए, और जब भी आप लोगों से मिलते हैं डेफिनेटली आपको मास्क का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप अपने डॉक्टर साहब को सर्जरी से पहले दिखाने जाते हैं, किसी इंश्योरेंस संबंधित फॉर्मेलिटीज़ करने जाते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको मास्क और सारे प्रिकॉशन रखने चाहिए। और जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्रेस का और वॉकर का उपयोग इसमें करना चाहिए। सर्जरी से पहले
जनरली हम लोग एक कोविड कराते हैं जो कि आपको 2 दिन पहले कराया जाता है, और दूसरा कोविड आपको एडमिशन के बाद में कराया जाता है। तो ये सारी तैयारियां आपको अपनी सर्जरी से पहले करनी चाहिए। और अंत में एक जो सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप लोगों को अपने डॉक्टर साहब से रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ या रिटर्न टू स्पोर्ट्स या जिस किस्म का भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है, सर्जरी कराने के बाद में आप ये बोलते हैं कि सर मेरा तो 3 वीक बाद में एक बहुत ज़रूरी काम है और मुझे तो ट्रैवल करना है, आप मुझे जल्दी फिट कर दीजिए। तो दोस्तों, सर्जन के पास में कभी भी ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि वो जो आपका एक रिकवरी है जो 6 वीक में होने जा रहा है वो कोई दवाइयाँ दे के उसको 3 वीक में कर दे। इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि ये आपके बॉडी को किसी भी तरीके से बहुत एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, ना ही स्लो डाउन किया जा सकता है। तो बॉडी का हीलिंग एक अप्रोप्रिएट रेट से होता है, एक अप्रोप्रिएट स्पीड पे होता है। तो आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपको उनके हिसाब से प्लान करना चाहिए, नहीं तो आपका जो एंग्जाइटीज़ हैं वो अनड्यू बढ़ती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ ज़रूरी बातों के बारे में समझा, वो सभी तैयारियां जो कि आपको अपनी ACL सर्जरी में जाने से पहले करनी चाहिए। यदि आप ये सारी तैयारियां करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी सर्जरी के आउटकम में काफ़ी मदद मिलेगी और आपको रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। यदि आपको इस बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 95870 7744 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।